सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी, आज फिर से कुछ बातें करते हैं। एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और उस ऑफिस का नाम क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब जो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ये जारी करता है प्रिडिक्शंस कि देश की जीडीपी क्या रहेगी। तो इसने जारी किया है कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए 9.2 रहेगी, 9.2%। इसको सिंपली इतना समझे, जीडीपी मैंने काफ़ी बार बता रखा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया की बाउंड्री में प्रोड्यूस हुई, उसकी पैसे में वैल्यू कितनी। यानी जितने भी सामान एक देश के अंदर एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुए प्लस सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, योर टूरिज्म, तो ये सारी सर्विसेज है, तो इनसे जितना पैसा इकट्ठा होगा एक साल के अंदर उसको जीडीपी कह दिया जाएगा। और इसने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022, तो इसको कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022। तो इसने कहा है इस ईयर के अंदर जो जीडीपी की ग्रोथ है वो लगभग 9.2% रहेगी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इससे पिछले साल यानी मार्च 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक अगर देश ने 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे, तो अगले साल यानी 2021 से लेके 2022 के बीच में देश 109.2 रुपये प्रोड्यूस करेगा। इसका सिंपल सा मतलब ही है। जीडीपी ग्रोथ समझ गए कि जितनी ग्रोथ पिछले साल थी उससे कितना बढ़ गया। पिछले साल कितनी गुड्स एंड सर्विसेज थी इन मॉनेटरी वैल्यू, उसका कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, उसको जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। तो ऐसा कहा है एनएसओ ने। अब आपको पता लग गया कि इसने क्या कहा है, लेकिन कुछ बातें सीखते हैं। भारत की जीडीपी कितनी है इस टाइम? भारत की जीडीपी है $2.3 ट्रिलियन। अब आपने सुना होगा मोदी सरकार ने कुछ साल पहले कहा था कि भारत की जो जीडीपी है वो $5 ट्रिलियन की कर देंगे हम। लेकिन ये ट्रिलियन है क्या, पहले इसको समझे। ट्रिलियन क्या है? बेसिकली आपने सुना होगा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तो करोड़ को 1 लाख बार गिन दो, यानी 1 लाख करोड़, और वो कितना होता है? 1 ट्रिलियन। यानी 1 करोड़ को 1 लाख बार गिनने पे 1 ट्रिलियन निकलेगा। तो भारत की जीडीपी कितनी है इस समय? $2.7 ट्रिलियन। यानी सिंपली भाषा में बोला जाए 2.7 लाख करोड़। यानी इतने लाख करोड़ भारत एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। 2.7 लाख करोड़। सिंपल। तो मुझे आशा आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जीडीपी किस कंट्री की है। सुप्रीम का पावर कह लो, एक बिगेस्ट पावर कह लो पूरे वर्ल्ड की, यूएसए इस समय पर। लेकिन धीरे धीरे वो घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि चाइना ऊपर जाते जा रहा है। तो वर्ल्ड की जो सबसे फर्स्ट जीडीपी के नंबर में हिसाब में है वो कौन है? यूएसए। और उसकी है $20 ट्रिलियन। इसका मतलब क्या है? मैंने ट्रिलियन बताया, 1 लाख करोड़, यानी $20 लाख इतने यूएसए की। और भारत की कितनी है? 2.7 लाख करोड़, यानी यूएसए से बहुत कम। इस यूएसए की जो जीडीपी है उसका लगभग 10 गुना कम कर लो आप, इतना। ठीक है, लगभग। और एक और बात बता दो, चाइना की है $12 ट्रिलियन। अब आप कहोगे आज क्या ये ट्रिलियन ट्रिलियन चल रहा है, लेकिन एक बार समझ लो, लेकिन पूरी लाइफ में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ट्रिलियन क्या होता है। ट्रिलियन इज सिंपली 1 लाख करोड़। तो भारत की है 2.7 लाख करोड़ डॉलर, चाइना की है $12 लाख करोड़। ठीक है। और यूएसए के $20 लाख करोड़। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जीडीपी है हर एक कंट्री की। तो जो टॉप मोस्ट है वो यूएसए है, नंबर 2 चाइना है, जो नंबर 3 है वो है जापान। जापान में भले ही वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एटम बम गिराए थे, किसने? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने जापान को पूरी तरीके से 2 शहरों को तहस नहस कर दिया था। एक तो था हिरोशिमा और दूसरा था कौन सा? नागासाकी। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। तो अगर ये कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था? फैट मैन। अब मैं आपको चाहूंगा आप सर्च करें कि जो नागासाकी पे बम गिराया गया था कुछ दिनों बाद ही
हिरोशिमा पे गिराने के बाद कुछ दिनों बाद ही फिर से नागासाकी पे बम गिराया गया था। उस बम का नाम क्या था? जो हिरोशिमा पे था वो था कौन सा? फैटमैन। और नागासाकी पे कौन सा था वो आप बताओगे मुझे, ठीक है? नागासाकी का बम कौन सा था? अगली बात, ऐसा क्यों किया था अमेरिका ने उस समय पे? वर्ल्ड वॉर टू में जापान लगातार कुछ देश पे कब्जा कर रहा था, जैसे चाइना है, आज का चाइना। उस समय जापान चाइना के ऊपर भी अटैक करके वहाँ पे भी ज़मीनों पे भी कब्जा कर रहा था, और वो जापान यूएसए के खिलाफ था। तो यूएसए ने पहली बार एटम बम का यूज़ करते हुए हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटम बम गिराए थे, और देखा जाए उन शहरों पे आज भी इसका प्रभाव दिखता है। तो हम बात करते हैं जीडीपी की, तो फर्स्ट जीडीपी में यूएसए है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे आप वो मान लो जिस पे यूएसए ने बम गिराया था। लेकिन आज की डेट में यूएसए और जापान अलाइज है, यानी दोस्त है। ये बात समझ गए? तो दोस्त और दुश्मन परमानेंट नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। देखा जाए एक समय पर यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन जापान था, लेकिन आज के समय पर यूएसए और जापान, इन दोनों ने अभी की डेट में, कल की ही न्यूज़ है, इन दोनों ने एक डील की है। इन्होंने एक एग्रीमेंट को फिर से बढ़ाया 5 साल के लिए। डिफेंस एग्रीमेंट हुआ यूएसए और जापान के बीच में, क्या कि ये दोनों मिलके अगले 5 साल तक कोऑपरेशन करेंगे। कैसे? कि जापान की ज़मीन पर 50,000 यूएसए के सोल्जर्स रहेंगे, और उनका सारा खर्चा कौन उठाएगा? जापान उठाएगा। अब यूएसए के सोल्जर्स जापान में क्यों है? क्योंकि जापान के पास लाई करता है चाइना, और चाइना किसके खिलाफ है? यूएसए के। तो कहीं ना कहीं यूएसए जापान के अंदर अपनी फोर्सेस रख के इस इलाके को, जो चाइना के आसपास का इलाका है, उसको सुरक्षित करना चाहता है। तो जापान ने क्यों अलाउ की यूएसए की फोर्सेस? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा ट्रूप्स मिले हैं। क्योंकि जापान भी किसके खिलाफ है? चाइना के। ये दोनों दोस्त हैं, यूएसए और जापान। खिलाफ किसके? चाइना के। तो यूएसए ने अभी डील की है फिर से किसके साथ? जापान के साथ, कि 5 साल के लिए हम 50,000 यूएसए सोल्जर्स कहाँ पे रखेंगे? जापान के अंदर। तो हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं। सबसे टॉप पे था यूएसए। नंबर, मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में थोड़ा कनेक्टेड रहे। नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 चाइना जो इसका दुश्मन है, नंबर 3 जो चाइना का भी दुश्मन है फिर से, कौन? जापान। तो ये 3 देश हो गए। नंबर 4 जर्मनी। अब जर्मनी चौथे नंबर पे है, और 5वें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, जिसने हम पे राज किया अंग्रेज, और 6ठे नंबर पे है भारत। तो भारत की जो जीडीपी है वो वर्ल्ड की 6th बिगेस्ट जीडीपी है। सबसे नंबर पे यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर यूके, और फिर इंडिया। तो इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और कल के ही न्यूज़ में आईएचएस मार्केट, एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएचएस मार्केट, उसने प्रिडिक्शन किया है कि जल्द ही 2030 के करीब तक भारत वर्ल्ड की नंबर 3 बन जाएगा। यानी भारत, अभी कौन कौन है? पहले यूएसए है, फिर कौन है? चाइना है, फिर कौन है? जापान है, फिर जर्मनी है, फिर यूके, और फिर भारत है। लेकिन भारत यूके को पीछे पिछाड़ देगा, फिर किसको? जर्मनी को भी पीछे पिछाड़ देगा, और जापान को भी, और भारत नंबर 3 पे आ जाएगा। यानी पहले पे अमेरिका रहेगा, दूसरे पे चाइना, और तीसरे पे कौन आ जाएगा? भारत। तो यही था, यही बताने की कोशिश किया। नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर यूके, और फिर इंडिया इस समय पे 6th है। और कितनी है? $2.7 ट्रिलियन। अब ट्रिलियन आप समझ गए होगे, यानी 2.7 लाख करोड़। अब इसी बात से रिलेटेड एक और बात बताता हूँ। करंट में क्या हुआ है, एक कंपनी है एप्पल। एप्पल के फ़ोन आप यूज़ करते होंगे, कुछ लोग इसको स्टेटस भी मानते हैं कि एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं हम, और कुछ लोग एप्पल के फेक कवर भी लगा देते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारे पास एप्पल है। होता होगा कई बार, ऐसा देखा होगा आपने किसी लोगों को। तो मैं बताना चाहूँगा कि एप्पल आज के समय पर पहली ऐसी कंपनी बनी है वर्ल्ड की जिसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है? $3 ट्रिलियन। अब इससे इस बात का मतलब क्या है? आप इसको ऐसे मत समझना कि एप्पल भारत के इक्वल हो गई। इसको आप मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझ सकते हो कि जितना भारत एक साल के अंदर, जितनी भारत की जीडीपी होती है मॉनेटरी वैल्यू में, जितना पैसा पूरा भारत एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के तौर पे प्रोड्यूस करता है, उतनी टोटल मार्केट वैल्यू किसकी है? एप्पल की। तो एप्पल इज द ओनली कंपनी जिसके पास इतना पैसा है। यानी एप्पल के पास लगभग कितना है? $3 ट्रिलियन। देखा जाए 3 लाख करोड़ डॉलर एप्पल की इस टाइम मार्केट वैल्यू है। 1 करोड़ को 3 लाख बार गिनो, कितने बैठते हैं? उतने एप्पल के पास है। तो यही बताने की मैंने आपको कोशिश की कि एप्पल कहाँ पर स्टैंड करता है। अब थोड़े दिन पहले एक टर्म चल रही थी जिसका नाम था यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न कंपनीज बनी है कुछ, भारत में भी काफ़ी सारी यूनिकॉर्न हो चुकी है। यूनिकॉर्न क्या होता है कि कोई बिल्कुल बेसिक से कोई स्टार्टअप शुरू करे,
जैसे मैंने अपनी कंपनी शुरू करी बेसिक से बिल्कुल, और उसको इतनी ग्रोथ करा दूँ कि वो 1 बिलियन से ऊपर चली जाए। अब 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। 100 करोड़ डॉलर से ऊपर अगर मेरी कंपनी की वैल्यू पहुंच जाती है तो मैं कहलाया जाऊंगा एक यूनिकॉर्न कंपनी। तो समझिए आप यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी थी? तो ये तो यूनिकॉर्न से बहुत ऊपर है एप्पल, क्योंकि एप्पल के कितने 3 ट्रिलियन डॉलर। तो देखा जाए इस सारी बात का निचोड़ यह है कि भारत की इस समय पे जीडीपी है 2.7 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन 2030 के आते आते ये हो जाएगी लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर, और उस समय भारत नंबर 3 पर आ जाएगा। लेकिन भारत इस समय नंबर 6 पे है। और कौन कौन से देश में हमसे ऊपर है मैंने स्टोरी के साथ थोड़ा बताने की कोशिश की है। और अगर आप थोड़ा और दिमाग में रखना चाहे, आई वुड नॉट लाइक टू कंफ्यूज यू, बट पहले पे था यूएसए, फिर था चाइना, फिर था क्या, जापान। और वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के साथ ही जापान का दोस्त कौन था? जर्मनी। तो जर्मनी और जापान एक साइड से लड़ रहे थे, और खिलाफ में कौन लड़ रहे थे? ये पहली उंगली और आखिरी उंगली, यानी यूएसए और यूके। तो यूएसए और यूके एक साइड में थे वर्ल्ड वॉर 2 में, और जर्मनी और जापान एक साइड में थे। तो इससे आप वर्ल्ड वॉर 2 को भी दिमाग में रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आप ऐसे याद रख लेना मेरी तीसरी और चौथी उंगली क्या थी? वर्ल्ड वॉर 2 में जापान और जर्मनी दोस्त थे। तो ये भी आज के टाइम पे जीडीपी में टॉप मोस्ट में आते हैं। भले ये दुश्मन थे इनके, तो ये भी ग्रोथ कर गए, ये भी ग्रोथ कर गए। तो भले ही वॉर में इनको बहुत नुकसान हुआ था जर्मनी को और जापान को, लेकिन इन्होंने आज के समय पर इतनी ग्रोथ करी कि ये वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमीज में है। पहले पे तो यूएसए था जो जीत गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, दूसरे पे कौन है? चाइना जो राइज कर रहा है इस समय पर, और तीसरे पे जापान जिसके ऊपर बम गिराए गए, चौथा जर्मनी जो हार गया था बिल्कुल, नाजी हिटलर हार गया था कहाँ पे? जर्मनी में। तो जर्मनी और जापान दोस्त थे उस टाइम पे। तो इसको याद रखना, मेरी तीसरी और चौथी उंगली ये जर्मनी और जापान थे, और ये दोस्त थे वर्ल्ड वॉर 2 में। और इनके खिलाफ कौन थे? यूएसए और यूके, ये नंबर 1 और 5। तो यूके देखा जाए ना हम पे भी राज करके गया, लेकिन आज के समय पर यूके उतनी उन्नति पे नहीं पहुंच पाया जितना इसको होना चाहिए था, क्योंकि इसने एक बार को सारे देशों पे राज करा हुआ है। इवन अमेरिका भी एक बार किसकी कॉलोनी था? यूके की, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की। अमेरिका भी उसके अंडर ही उस पर कब्जा कर रखा था अमेरिका के ऊपर, किसने? यूके ने। तो ये सारी बातें थी जो हमने आज थोड़ा मैथमेटिकल थिंग्स को यूज करके समझने की कोशिश की है। एक बात ये याद रखना, फाइनेंशियल ईयर अगर 2022 लिख रहा हूँ, इसका मतलब अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, जैसे 22 है यहाँ पर, तो वहाँ तक एंड करेगा वो साल। तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर अगर हम देखा जाए, अगर इसमें आए न्यूज़पेपर में, अगर और थोड़े आर्टिकल्स उठाऊँ मैं, एक वो बात आई है कि कजाकिस्तान में, मैंने आपको कल का केस समझाया क्या पूरा पूरा सिनेरियो क्या चल रहा है वहाँ पर। लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी रसिया जो जिसको लीड करती है, उसने अपनी फोर्सेस कहाँ पर भेज दिया है? कजाकिस्तान में। और आज के समय पर कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि अगर सड़क पे कोई भी व्यक्ति आपको लगे कि वो दंगा कर सकता है, देश के खिलाफ है, तो आपको उसको शूट ऑन साइट कर सकते हो। तो देखा जाए तो ये बहुत बहुत ही बड़ा डिसीजन है, क्योंकि आप यहाँ पर फोर्सेस, मैंने क्या कहा? CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 6 कंट्रीज है। इन 6 कंट्रीज की फोर्सेस कहाँ पर इस समय पे? कजाकिस्तान में। और इन 6 कंट्रीज की फोर्सेस को कह दिया गया है, जिसमें खुद एक कजाकिस्तान भी है, इन फोर्सेस को कह दिया गया है कि आपको अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति लगे कि जो दंगा फैलाना चाह रहा है, उसको आप शूट ऑन साइट कर सकते हो। लेकिन देखा जाए ये ह्यूमन राइट की एक वोलेशन हो सकती है। ह्यूमन राइट क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में कुछ मूलभूत अधिकार है जो हर एक व्यक्ति के होते हैं। देखो जैसे भारत में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अपने संविधान में लिखे गए हैं, जिनका हम कहीं कोई भी हनन नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट्स का। तो ये तो हो गई कि भारत ने अपने देश के लोगों को कौन से राइट्स प्रोवाइड करे हैं। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में होने चाहिए, जैसे कि जीने का अधिकार। ऐसा नहीं कि कल को आके कोई भी मुझ पर अंधाधुंध गोली चला दे। कहीं ना कहीं कजाकिस्तान में कहा गया है कि आप देखते ही शूट ऑन साइट कर सकते हो, लेकिन क्या पता वो जो सोल्जर गोली चला रहा है उसकी जजमेंट गलत हो। क्या पता आगे सामने इनोसेंट पर्सन हो। अगर उस सोल्जर ने उस इनोसेंट पर्सन को मार दिया तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। किसके ऊपर? सोल्जर के। लेकिन जान किसकी गई? एक इनोसेंट की। देखा जाए ये ह्यूमन राइट की एक वोलेशन कही जा सकती है। और यही बात कौन कह रहा है? यूएसए। क्योंकि यूएसए
कह रहा है कि कजाकिस्तान ने जो ऑर्डर दिया प्रेसिडेंट ने वो सही नहीं है, लेकिन एक देश आप सुनते होंगे चाइना, चाइना की जो मेंटल स्थिति है वो ऐसी ही है और चाइना कुछ भी कह देता है। और चाइना ने सपोर्ट किया कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कि हाँ आपने बिल्कुल सही किया, एकदम से आपने गोली चलाने के आदेश दे दिया, बिल्कुल सही स्टेप है, लगे रहो उड़ाते रहो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा जाए एक प्रॉपर एक कुछ तो वे हो जिससे डिसाइड हो कि वो पर्सन इनोसेंट है, वो सच में आतंकवादी है या फिर देश के खिलाफ खड़ा है। आप किसी को भी गोली नहीं मार सकते ना। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ने, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर देके अंधाधुंध कार्रवाई को कह दिया है और कोई भी अकाउंटेबल नहीं होगा, यानी किसी की भी मृत्यु है कोई जवाबदेही नहीं होगी कि ऐसा क्यों किया, क्यों मार दिया। फिर अगर और बातें करें तो आप अगर द हिंदू के आज ये इमेज देखो तो इस मंदिर का नाम है, देखिए कितना सुंदर मंदिर है, पिलर्स देखो आप, ये एट अ पॉइंट मीट करते हैं जाके, यानी अगर आप यहाँ से देखोगे एक पॉइंट पे मीट करते, किस ज्योमेट्री से बनाया गया है इसको, तो इसका नाम है रामनाथ स्वामी टेम्पल, रामनाथ स्वामी। अब भारत का बिल्कुल दक्षिण छोर पे जाओगे तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु में श्री राम रुके थे। आपने अगर कथा कथा सुनी हो, रामायण सुनी हो, तो श्री राम ने भगवान शिव की भी पूजा की थी बैठ के कि कहीं ना कहीं समुद्र का पानी रास्ता दे दे और मैं श्रीलंका पहुंच जाऊं। ऐसे हमारे जो रामायण है उसमें लिखा गया है पवित्र ग्रंथ में। तो उस समय भगवान राम वहाँ पर गए थे और वहीं पर उन्होंने शिव की पूजा की थी। तो वहाँ पर कई जगह ऐसी है तमिलनाडु में जहाँ पर भगवान के नाम के ऊपर जगहें बनी हुई है। जैसे एक है रामेश्वरम, अब रामेश्वरम राम का नाम आ गया, तो वहीं पर एक टेम्पल है, कौन सा, रामनाथ स्वामी टेम्पल। तो जो रामनाथ स्वामी टेम्पल है वो किसको डिवोटेड है, वो राम को डिवोटेड नहीं है, वो शिव को डिवोटेड है। यानी ये रामनाथ स्वामी टेम्पल किसका है, शिव भगवान के लिए टेम्पल है। तो आप नाम से सोच सकते हो कि ये लग रहा है राम का टेम्पल है, लेकिन राम का नहीं है, शिव के लिए टेम्पल है। तो कहीं ना कहीं, और ये जो इसका कॉरिडोर मैंने आपको दिखाया, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है किसी भी टेम्पल का। तो वो कौन सा टेम्पल है, रामनाथ स्वामी टेम्पल, तमिलनाडु। ये अगर आप भारत के बिल्कुल दक्षिण छोर पे जाओगे तो आप जहाँ से श्रीलंका की तरफ बढ़ना शुरू करोगे, लास्ट पॉइंट आएगा रामेश्वरम, ठीक है, उसी जगह पर क्या है हमारा रामनाथ स्वामी टेम्पल। तो ये बात थी जो मैंने आज न्यूज़पेपर से निकालने की कोशिश किया। और अगर हम पिछली न्यूज़ को फॉलो अप करें तो मैंने आपको बताया था कि सरकार ने जो पीएम मोदी की सिक्योरिटी में ब्रीच हुई है, कहीं ना कहीं अभी पता नहीं लग रहा है ये किसने किया है। क्योंकि देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमेशा कहेगी कि सेंटर की गलती है और सेंटर गवर्नमेंट कहेगी स्टेट की गलती है। मैंने पूरा सिनेरियो आपको समझाया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखें। तो वहाँ पर क्या बताया था मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कंट्रोल करती है पीएम की सिक्योरिटी को, किसके थ्रू, एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसको एसपीजी कह देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करता है एसपीजी, और एसपीजी देखता है पीएम की सिक्योरिटी को। तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कह रही है हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी, गलती किसकी तरफ से थी, स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो पंजाब के सीएम है, कौन है, कांग्रेस के सीएम है चन्नी जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, होम मिनिस्ट्री कह रही है कि कहीं ना कहीं स्टेट की गलती थी कि पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। अब देखा जाए दोनों आपस में आरोप लगाते रहेंगे, दोनों ने अपनी अपनी कमेटी बना दी, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी बना दी कि दोनों कमेटी फाइंड आउट करो गलती किसकी थी और फिर रिपोर्ट प्रोवाइड करो। लेकिन देखा जाए, क्या स्टेट कभी स्टेट के खिलाफ बोलेगा, क्या सेंटर की कमेटी कभी सेंटर के खिलाफ बोलेगी, नहीं। तो इसलिए क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कमिटीज को होल्ड पे रख दिया है। आज की डेट में दोनों कमिटीज को होल्ड पे रख दिया कि जब तक मंडे को सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई नहीं करेगा, कोई भी कमेटी आगे कार्रवाई नहीं करेगी। क्योंकि कमेटी अगर स्टेट की है तो स्टेट के फेवर में जजमेंट देगी, सेंटर की है तो सेंटर के फेवर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले मुझे डिसीजन को सुन लेने दो एक बार, ठीक है, मैं मतलब मेरा एक बार फैसला सुन लो, फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन करना। और मेरे हिसाब से क्या रहेगा यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट खुद की एक कमेटी बनाएगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होगी वो कोई भेदभाव नहीं करेगी सेंटर और स्टेट के बीच में। तो होना क्या चाहिए यहाँ पर, वे फॉरवर्ड, कि सुप्रीम कोर्ट एक नई कमेटी बनाए और वो इन्वेस्टिगेट करे कि कहाँ पर ब्रीच हुआ, किसकी गलती रही। सो आई होप यू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।